बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। जो पहले था आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बनाते हैं हमारे इंडिया के ऑफिशियल क्रिमिनल कोड्स। तो सब्सटैंटिव लॉ आपका आईपीसी यानी बीएनएस होता है। प्रोसीजरल लॉ में आपके आ जाते हैं सीआरपीसी, बीएनएसएस जैसे लॉज, ओके, जो कि अब बीएनएसएस है, और सीपीसी वगैरह जो हम सिविल लॉज के केस में देखते हैं। और आपका एविडेंशियल लॉ होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों में जो सबसे लंबा कोड है जिससे आप सब भागते होगे वो है बीएनएसएस। बट ट्रस्ट मी, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर इसे ठीक से पढ़ा जाए और अगर इनको केसेस की मदद से पढ़ा जाए। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को केस की मदद से पढ़ने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। सो वेलकम टू एनईएसी लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ काकोली और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सीआरपीसी के टॉप 5 लैंडमार्क जजमेंट्स बताऊंगी जो हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो, चाहे क्लैट पीजी एस्पिरेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं। और आप लोग के लिए गुड न्यूज भी है कि एलिट पीजी और क्लैट पीजी के लिए हमारा क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे चेकआउट करना भूलना नहीं, पोर्टल में साइन अप करना, ताकि आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, जैसे कि फ्री स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, तो पोर्टल में बिल्कुल साइन अप करना, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये जो मेरे 5 लैंडमार्क केसेस का ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में गेट द पीपीटी ऑफ दिस वीडियो में आप क्लिक करोगे, पोर्टल पे रिडायरेक्ट होगा, साइन अप कर लो और बस फ्री में डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो पोर्टल पे साइन अप करके जरूर रखना, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, फ्री स्टडी मटेरियल्स और भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसे यूज करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 5 लैंडमार्क सीआरपीसी जजमेंट्स। अब ऑब्वियसली ये केसेस सीआरपीसी के, बीएनएसएस तो आया है 2023 से। ठीक है, तो सीआरपीसी के जजमेंट से अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इट वाज नॉट just merely a procedural statute, लेकिन it became the backbone of criminal justice administration, क्योंकि बीएनएस या आईपीसी आपके क्राइम्स को डिफाइन करता है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, जो सब्सटैंटिव लॉ। लेकिन प्रोसीजर, जब क्राइम हुआ तो फिर सबसे पहले आप क्या करोगे? एफआईआर लॉन्च, पुलिस स्टेशन जाओगे। ठीक है, बेसिकली जो भी प्रोसीजर्स आगे फॉलो करने हैं उसके लिए भी तो कोड चाहिए, इसीलिए हम इसे कोड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कोड बोलते हैं, एक्ट नहीं बोलते, क्योंकि प्रोसीजरल हर एक चीज अपने अंदर लेके चलता है। फाइन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली एक्सपैंड किया है इंटरप्रिटेशन टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, फेयर इन्वेस्टिगेशन, एक्सेस टू जस्टिस। वो ऐसे कि बीएनएसएस में या सीआरपीसी जो था, सीआरपीसी के अंदर आपके सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, बेल, ट्रायल, अरेस्ट, हर एक चीज। ठीक है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, क्योंकि जैसे अगर आपका बेल का प्रोविजन है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग आपके आर्टिकल 22 से आएगा, कि आपके अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में भी आर्टिकल 22 बात करता ही है। राइट, तो इस तरह से पूरा आर्टिकल्स 14, 21 एंड 22 का इंटरप्ले हम देखते हैं, जहां से ये सीआरपीसी आया है। ठीक है, इवन अंडर द बीएनएसएस these principles continue to influence criminal procedure। तो पहला केस है ललिता कुमारी का फेमस केस, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2013 का केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही केसेस हम डील कर रहे हैं इन पांचों में। और इस पर्टिकुलर केस का सब्जेक्ट मैटर था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि हमें लॉ पता है कि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही होता है। कॉग्निजेबल केस का मतलब होता है जब पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सके, क्योंकि अगर वो मजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट निकालने जाएगी तब तक अक्यूज तो भाग चुका होगा। ये सीरियस केसेस होते हैं। और कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, जो भी है, कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल भी हो सकता है, कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल भी हो सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल का भी ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। इसके लिए आपको शेड्यूल 1 चेक करना होगा बीएनएसएस का। पहले ये शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी था, वहां पे सारे बाइफिकेशन दिए हैं, बीएनएस के जितने भी क्राइम्स है उनमें से कौन से कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, पूरा ये बीएनएसएस के शेड्यूल 1 में दिया जाता है। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिफोर दिस जजमेंट पुलिस ऑफिसर्स ऑफन रिफ्यूज टू रजिस्टर एफआईआर। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब एफआईआर लॉन्च करने से पुलिस मना करे, आप एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिख सकते हो, या तो मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन फाइल करो। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे कोई से भी, तो वहां जाके आप अपना सेशंस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना
कंप्लेंट फाइल करो, मजिस्ट्रेट पुलिस को बोलेगा कि एफआईआर फाइल करने के लिए। मजिस्ट्रेट की बात तो पुलिस टालेंगे नहीं, ठीक है। इन्वॉल्विंग इन्फ्लुएंशियल पर्सन, फैमिली डिस्प्यूट और सीरियस क्राइम में। तो इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि ललिता कुमारी की एक माइनर बेटी थी जिसे किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। और उस उनके जब पापा अप्रोच किए पुलिस को तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर ही नहीं किया, जबकि ये केस किडनैपिंग का था फिर भी। और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। तो इंस्टेड दे कंडक्टेड इनफॉर्मल इंक्वायरीज और बहुत लेट किया कुछ भी एक्शन लेने में पुलिस ने। तो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग व्यूज दिए थे ऑन वेदर एफआईआर रजिस्ट्रेशन वाज मैंडेटरी की नहीं। तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, इसीलिए ललिता कुमारी को त्रस्त होके जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। फाइन। तो यहाँ पे जो सीआरपीसी का प्रोविजन आपको याद रखना है वो है सेक्शन 154। एफआईआर कहीं पे भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये अब 173 है बीएनएसएस का, ठीक है। उसमें अब जीरो एफआईआर एफआईआर सब एक्सप्रेसली बता दिया गया है। आप मेरे और भी वीडियोस चेक कर सकते हो उस पर। फाइन। और इसमें जजमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इज मैंडेटरी अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कोर्ट ने भी बोला कि आप एक काम भी कर सकते हो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हो। तो बीएनएसएस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेके अब एक रिटन प्रोविजन आ गया है सेक्शन 173 के अंदर ही, कि अगर कोई भी ऑफेंस का पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच का है और पुलिस कंफ्यूज है कि उसका नेचर कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो 14 दिन के अंदर अंदर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है नेचर पता करने के लिए कि सच में कोई केस बन रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का कि नहीं, जिसके लिए उसे परमिशन लेनी होती है डीएसपी से। डीएसपी मिनिमम, डीएसपी एसपी कोई भी हो सकता है, डीएसपी के नीचे के नहीं हो सकते जिनसे परमिशन लेगा पुलिस। पुलिस एज एन एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। यूजुअली स्टेशन हेड ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन को देखते हैं वही हर एक केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को हायर करते हैं, या खुद भी कभी कभी वो आईओ हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो 173 में हम अब पढ़ते हैं, इसका इन्फ्लुएंस, ये इंस्पिरेशन ही ललिता कुमारी केस से आया है। क्योंकि इस केस में इंटरप्रेट करते हुए 154 सीआरपीसी को कोर्ट ने बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर फाइल करना तो कंपलसरी है, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी ऑफ केसेस में जरूरत पड़ी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं। कैसे केसेस में? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल ऑफेंसेस जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं एंड ऑल, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन केसेस, या जिसमें बहुत ज्यादा डिले होती है रिपोर्ट करने में, कुछ ऐसे केसेस को हम डाल देते हैं और इंक्वायरी को 7 दिन में खत्म करना होता है। इसी से इंस्पायर होकर 173 में ये 14 दिन वाला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टफ किया गया है। तो अब हम 173 का ये मानते हैं, ठीक है। तो ये केस एक इंस्पिरेशन बना उसके लिए। फाइन। अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो जजमेंट मेड सेक्शन 154 मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी नहीं होता ये जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कंडक्ट होता है, ठीक है। विक्टिम के राइट, ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल कंट्रोल ओवर, पुलिस इन एक्शन, ये सारी चीजें इस केस ने बोली। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है तो पुलिस को एफआईआर फाइल करना है। अब दूसरा केस पे आते हैं, वो है आपका डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस। ये 1997 का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है, एंड ये बात करती है सेफगार्ड्स अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर और इलीगल डिटेंशन की। इलीगल डिटेंशन आप तो जानते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज वगैरह जो थे कई बार चैलेंज भी किए गए, बिना ट्रायल के किसी को लंबे समय के लिए बस डिटेन कर लेना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की प्रॉब्लम को देखते हुए, ठीक है। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? बस ट्रायल लंबा खींचते जा रहा है और वो जेल में पड़े हुए हैं, जिनका कोई स्टेटस नहीं है कि वो कन्विक्टेड है कि एक्विटेड है, क्योंकि ट्रायल हुआ ही नहीं है, जजमेंट नहीं आया है, ठीक है। और इंडिया में अंडर ट्रायल्स की संख्या ही सबसे ज्यादा है जेल्स के अंदर। फाइन। तो ये सेफगार्ड्स बताता है कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट, और डीके बासु के केस में बहुत ही क्रूशियल अरेस्ट गाइडलाइंस दिए गए थे। फाइन। तो ये केस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ कस्टोडियल डेथ और पुलिस टॉर्चर। कन्फेशंस निकालने के लिए पुलिस टॉर्चर्स बहुत बढ़ भी जा रहे थे। तो इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि एक लेटर गया था सुप्रीम कोर्ट को जिसमें हाईलाइट किया गया, यूजुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी जब फाइल होते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेटर के थ्रू भी फाइल हो सकता है, उसमें कोई कंपल्सरी फॉर्मेट नहीं होता पेटिशन का, ठीक है। और सेवरल कस्टोडियल डेथ्स हो रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो कोर्ट ने इस लेटर को ही एज अ रिट पेटिशन ट्रीट कर लिया, जैसे पीआईएल में होता है वैसे ही, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन के तौर पे ट्रीट किया है, मतलब आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। इट एग्जामिन वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन पावर्स बाय पुलिस अथॉरिटीज। फाइन, तो यहाँ पे जो सेक्शंस इन्वोक किए गए वो आपके अरेस्ट वाले सेक्शन थे सीआरपीसी के अंदर, 41, 50, 54, 56, 57 सारे अरेस्ट एंड डिटेंशन के अराउंड, ठीक है। और जब इलीगल अरेस्ट या ये सब होता है तो आपका सीधा सीधा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आर्टिकल 22। फाइन, जो आपके राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है, इसी की वजह से सीआरपीसी में ये प्रोविजंस है, इसलिए रिट बिल्कुल इसमें फाइल हो सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस, डी के बासु की फेमस अरेस्ट गाइडलाइंस आए इसमें। प्रिपरेशन ऑफ एन अरेस्ट मेमो कंपलसरी है, जब भी अरेस्ट करो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, वरना आपका अरेस्ट जो है इलीगल माना जाएगा और बेल मिल जाएगी, जैसे अभी वो हनीमून वाले केस में हुआ भी था। फाइन, जहाँ पे लड़की को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। अब प्रिपरेशन होगा, अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इन्हें हम अरेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेंटेनेंस ऑफ पुलिस रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर अंदर, जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो पाती है, पुलिस को मैंडेटरी 24 घंटे के अंदर अक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना ही पड़ता है। एंड राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ लॉयर, ये बताना होगा उन्हें, ठीक है। अगर ये वायलेशंस पुलिस ने की, ये फॉलो नहीं किया, तो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा। फाइन, तो इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आया था कि लेटर इन्फ्लुएंस्ड अमेंडमेंट टू द सीआरपीसी, पर्टिकुलरली टू द प्रोविजंस गवर्निंग अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो डीके बासु से हमें अरेस्ट याद रखना है। फाइन, अरेस्ट डज नॉट मीन लॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अरेस्टेड पर्सन के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं आर्टिकल 22 के अंदर, ठीक है। और उसी से निकल रहे हैं आपके सारे सेक्शन जो इस केस में आपने देखे। फाइन, फिर तीसरा केस आपका सीआरपीसी का है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का, अगेन सुप्रीम कोर्ट का केस है। और वेदर पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन मियरली बिकॉज दे हैव द पावर टू अरेस्ट, हर चीज में अरेस्ट जरूरी है, बेमतलब का किसी को अरेस्ट थोड़ी कर सकते हो आप, राइट। तो जोगिंदर कुमार जो थे एक बहुत ही यंग लॉयर थे, जिनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है। तो ही वॉज डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हो, पर उन्हें किया गया। हिज फैमिली वाज आल्सो नॉट इन्फॉर्म कि वो कहाँ गायब है, ठीक है। तो हीबियस कॉर्पस पेटिशन फाइल किया, क्योंकि हीबियस कॉर्पस भी आपका रिट है, ठीक है, जिसमें इलीगल डिटेंशन जब होता है तो आप रिट पिटिशन कौन सा फाइल करते हो, हीबियस कॉर्पस का रिट फाइल करते हो। और ये क्यों फाइल कर रहे हो आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिट तभी फाइल होता है जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, और यहाँ आपका बिल्कुल वायलेट हो रहा है आर्टिकल 22, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट 22 क्लॉज 1 बोलता है, और 41 सीआरपीसी इसी से निकले हुए राइट्स है, ठीक है। पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में बात करता है 41, कि कब आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तभी आप बिना वारंट के करते हो, नॉन कॉग्निजेबल जैसे डिफेमेशन, सिंपल हर्ट जैसे केसेस में आपको वारंट लेना ही पड़ता है। तो जजमेंट ये था कि अरेस्ट जो है इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस, पुलिस के पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो तब, या उनको लग रहा हो कि किया होगा, ठीक है। अरेस्ट शुड बी मेड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंटिंग फर्दर ऑफ ऑफेंसेस, या अगर उन्हें लग रहा है कि ये जो इंसान है इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया तो ये भाग जाएगा तब, ठीक है। सो कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड इन्फॉर्म्ड पे, मेनली ये आपका राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है ये केस। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत सिंपल था, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल दैट पावर टू अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेसेसिटी टू अरेस्ट। तो नेसेसिटी टू अरेस्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं जब बात आती है अरेस्ट की अंडर सीआरपीसी, तो आपको जोगिंदर के केस से नेसेसिटी याद रखना है। इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर लेटर अरेस्ट रिफॉर्म्स। तो पुलिस कैन नॉट अरेस्ट मैकेनिकली, नेसेसिटी और जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। अब अगेन मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे है, आप प्लीज उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। फाइन, फिर फोर्थ केस आपका है अरनेश कुमार का फेमस केस ऑफ 2014, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस, ये भी अरेस्ट पे बेस्ड है, मिसयूज ऑफ अरेस्ट पावर्स, पर्टिकुलरली इन ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। तो यहाँ पे 7 years का एक मार्क लगा दिया है कि अरेस्ट पावर्स का मिसयूज बढ़ गया था, स्पेशली उन ऑफेंसेस में जहां पे इम्प्रिजनमेंट आपकी अप टू 7 years तक की होती है। तो ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस किया रूटीन अरेस्ट इन मैट्रिमोनियल एंड अदर ऑफेंसेस, स्पेशली अंडर
सेक्शन 498A विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो आपको ये चीज पता ही होगी कि 498 आपकी क्रुएल्टी की बात करता है, ठीक है। तो क्रुएल्टी में अगर लड़की ने एलिगेशंस लगाए हस्बैंड या उसके फैमिली पे, तो बिना जांच पड़ताल किए सीधा सीधा अरेस्ट होता था। इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ पुलिस जो है नेसेसिटी भी चेक नहीं करती थी और अरेस्ट कर लेती थी। तो इसके मिसयूज बहुत बढ़ गए थे लड़के और उसके फैमिली के अगेंस्ट में। तो इसी चीज पे अरनेश कुमार का केस है। अरनेश कुमार वाज अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 498A। इनकी बीवी ने इन पे केस फाइल किया था क्रुएल्टी का और उससे जुड़े प्रोविजंस पे। तो इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक है, जो कि आप सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट से ही ले सकते हो। कोर्ट ने एग्जामिन किया लार्जर प्रॉब्लम की, ये जो अननेसेसरी अरेस्ट, ऑटोमेटिक अरेस्ट क्यों हो रहे हैं, पहले पता तो करोगे कि नेसेसिटी है कि नहीं। ऑटोमेटिक अरेस्ट थोड़ी होना चाहिए क्रुएल्टी के केसेस में भी। फाइन। तो सेक्शन 41 सीआरपीसी मैंडेटरी एफआईआर होता है, अरेस्ट मैंडेटरी नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेक्शन 41 सीआरपीसी कंडीशंस ऑफ अरेस्ट बोलता है, 41A बोलता है नोटिस ऑफ अपियरेंस बिफोर पुलिस। पुलिस के सामने वो बराबर आ रहा है, कहीं भाग नहीं रहा है, तो नेसेसिटी नहीं है अरेस्ट करने की, तो क्यों करे, ऑटोमेटिक अरेस्ट क्यों करना है जब क्रुएल्टी के केसेस फाइल होते हैं। तो ये था क्वेश्चन। तो जजमेंट भी ऐसा ही आया कि अरेस्ट को एक्सेप्शन मान के चलते हैं, रूल नहीं। फाइन। पुलिस ऑफिसर्स मस्ट सेटिस्फाई कंडीशंस अंडर 41 का 1B। और रीजंस फॉर अरेस्ट को रिकॉर्ड करना है राइटिंग में, कि क्या आपको लग रहा था कि वो भाग जाएगा, क्या वो आ नहीं रहा था जब आप बुला रहे थे पुलिस स्टेशन। मजिस्ट्रेट्स मस्ट नॉट ऑथराइज डिटेंशन मैकेनिकली, कि बस दे दिया। पुलिस शुड ऑर्डिनरली इशू अ सेक्शन 41A नोटिस बिफोर अरेस्ट इन ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 years। तो 41A के अंदर नोटिस पहले भेजा जाएगा, फिर ही अरेस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। तो इम्पैक्ट ये था कि दिस जजमेंट ड्रास्टिकली चेंज्ड अरेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, क्योंकि फेलियर टू कंप्लाई में अगेन डिपार्टमेंटल एक्शन, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, डिनायल ऑफ जुडिशियल अप्रूवल, ये सारी चीजें थी। तो ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 years तक की बात कर रहा है अनिश कुमार। पुलिस मस्ट जस्टिफाई अरेस्ट, अदरवाइज अ नोटिस शुड बी इशूड इंस्टेड। ठीक है, अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो नोटिस में लिख के दो। अंडरस्टूड। तो 7 years तक क्रुएल्टी की बात हो रही है यहाँ पे। अब आपका जो लास्ट केस है वो है द फेमस मोहम्मद अहमद खान का मेंटेनेंस केस 1985। ये केस फैमिली लॉ और सीआरपीसी दोनों का लैंडमार्क है। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो इस केस ने क्लैरिफाई किया वेदर सेक्शन 125 सीआरपीसी मुस्लिम वुमेन, डिवोर्स मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट्स ऐसे थे कि शाहबानो एक 62-year-old मुस्लिम वुमेन थी उस टाइम पे, जिनको उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था ट्रिपल तलाक के थ्रू। ठीक है, ट्रिपल तलाक तो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर ही दिया गया, क्योंकि वो कुरान में लिखा नहीं गया था, वो मैनमेड था प्रैक्टिस। और राइट टू रिलीजन सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट होते हैं अंडर आर्टिकल 25। ओके। तो शी सॉट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, ये बोलते हुए कि ये तो सेक्युलर लॉ है, इसके अंदर कोई भी रिलीजन की औरत जा सकती है। ठीक है, तो हस्बैंड ने आर्ग्यू किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में हिज ऑब्लिगेशन एंडेड आफ्टर इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड के बाद कुछ भी देने का मेरा कोई ऑब्लिगेशन मेरे मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं है, ऐसा उनके हस्बैंड ने बोला। तो सीआरपीसी का प्रोविजन सेक्शन 125 इसमें इन्वोक हुआ, जिसमें 3 तरह के लोग कवर्ड है, वाइफ्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये आपको याद रखना है। तो जजमेंट ये था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी एक सेक्युलर प्रोविजन होता है, सारी धर्म की औरतें आ सकती है इसके अंदर। इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और डिवोर्स मुस्लिम वुमेन जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। तो पर्सनल लॉ डिफीट नहीं कर सकता सीआरपीसी के इस प्रोविजन को, क्योंकि सीआरपीसी सेक्युलर लॉ या पर्सनल लॉ जहां आ रहा है तो ये 125 सीआरपीसी ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उनको मेंटेनेंस दी गई। ऑफ कोर्स इद्दत के बाद मंथली मेंटेनेंस ऐसे देने का तो कोई रूल था नहीं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ही साथ में इतना पैसा उनको दिलवा दिया था कि इद्दत के बाद भी वो खुद को मेंटेन कर पाए। शाहबानो के बाद जब डैनियल लतीफी का केस आया, तो इसमें बोला गया कि इद्दत के बाद भी अगर जो वाइफ है उसने रीमैरिज नहीं किया है या कुछ, तो जाहिर सी बात है फिर अब वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होगी। तो ये इद्दत पीरियड तक की बात करता है शाहबानो का केस। इसके बियॉन्ड में फिर डैनियल लतीफी के केस ने बोला आफ्टर इद्दत भी जरूरत पड़ेगी तो मेंटेनेंस हस्बैंड देगा। अंडरस्टूड। तो इसका इम्पैक्ट यही था कि जजमेंट एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल की सेक्शन 125 एक सोशल जस्टिस मेजर है,
एंड पर्सनल लॉ प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट बना इंडिया का। और सेक्शन 125 सीआरपीसी प्रोटेक्ट डिपेंडेंट पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और डेस्टिट्यूशन प्रिवेंट करने के लिए। तो आपको ये 5 केसेस अच्छे से याद रखने हैं जब भी आप सीआरपीसी पढ़ते हो। ये उसके लिए क्विक रिकैप है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डू चेक आउट our links and courses from below description. Thank you.